गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, साइंस टेक एजुकेशन पॉइंट पर आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, न्यूट्रिशन की बात हो रही थी और न्यूट्रिशन में हमने कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट और विटामिन कंप्लीट कर लिया था। आज हम मिनरल्स की बात करेंगे, यानी कि खनिज लवणों की बात करेंगे। और खनिज लवण क्या होते हैं, हमारी बॉडी के लिए क्यों आवश्यक होते हैं, ये कहाँ से प्राप्त होते हैं, इन सब के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो देखिए, खनिज लवण हमारी बॉडी को कई खाद्य पदार्थों से प्राप्त होते हैं। अगर इनकी कमी हमारी बॉडी के अंदर हो जाती है तो कई प्रकार के रोग भी उत्पन्न हो सकते हैं। हमारी बॉडी की मेटाबॉलिज्म एक्टिविटी है, इम्यूनिटी है, ये सब खनिज लवणों से यानी कि मिनरल्स से ये डेवलप होती है। तो इसलिए खनिज लवण हमारी बॉडी के लिए बहुत ही आवश्यक होते हैं। अगर ये इनकी कमी हमारी बॉडी के अंदर हो जाती है तो कई डिजीज़, डेफिशिएंसी डिजीज़ उत्पन्न हो सकती है। तो देखते हैं खनिज लवण क्या होते हैं। यह अकार्बनिक यौगिक होते हैं, यौगिक या पदार्थ होते हैं जो स्वतंत्र रूप से पर्यावरण व फूड मटेरियल्स में पाए जाते हैं। तो ये कैसे होते हैं? अकार्बनिक पदार्थ होते हैं। नेक्स्ट, हमारे शरीर को लगभग 29 प्रकार के खनिज तत्वों की आवश्यकता होती है। तो हमारी बॉडी को कितने प्रकार के एलिमेंट्स की आवश्यकता होती है, मिनरल्स की आवश्यकता होती है? 29 टाइप के, 29 प्रकार के मिनरल्स की आवश्यकता होती है। यह हमारे शरीर की मेटाबॉलिज्म एक्टिविटी यानी कि उपापचयी क्रियाएं को एवं प्रतिरक्षा तंत्र, इम्यून सिस्टम, प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत करते हैं। प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत करते हैं। तो हमारी बॉडी के लिए आवश्यक होते हैं। हमारी मेटाबॉलिज्म एक्टिविटी और इम्यून सिस्टम को ये मजबूत करते हैं। अगर इनकी हमारे शरीर में कमी हो जाए तो कई प्रकार की डेफिशिएंसी डिजीज़ हो जाती है। अगर इनकी कमी हो जाती है तो हमारे शरीर को कई प्रकार के हीनताजन्य रोग हो जाते हैं, डेफिशिएंसी डिजीज़ हो जाती है। तो भाई अब देखते हैं कि कौन कौन से प्रकार के खनिज लवण हैं। तो इनमें 29 प्रकार के खनिज लवण तो हम पढ़ेंगे नहीं। मुख्य जो एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले जो खनिज लवण होते हैं उनके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं सोडियम। सोडियम की बात करेंगे। सोडियम का प्रतीक होता है Na। तो देखिए, सोडियम के बारे में हम सब जानते हैं, क्योंकि ये सोडियम है, ये नमक के द्वारा हमें प्राप्त होता है। ये हमें कई
प्रकार की जो खाद्य सामग्री है जिसमें सब्जियां वगैरह होती है, मछलियां वगैरह होती है, अंडे हैं, मांस है, इन सब से ये प्राप्त होता है। तो सोडियम का जो सबसे अच्छा स्रोत है जो दैनिक जीवन में हम इस्तेमाल करते हैं, नमक NaCl, उससे हमें सोडियम प्राप्त होता है। तो देखिए, यह हमारे शरीर की कोशिकाओं के कोशिका द्रव्य में धनायन के रूप में पाए जाते हैं। तो फिर देखते हैं दूसरी बात, इम्पोर्टेंट बात। तो धनायन के रूप में, ये इम्पोर्टेंट बात हो गई यहाँ पे। यह अगर हमारी बॉडी में कम मात्रा में हो तो, यह हमारे बॉडी में कम मात्रा में हो तो, यानी कि इसकी कमी हमारी बॉडी में हो जाए तो, कम मात्रा में हो तो पेशीय संकुचन, पेशियों का संकुचन व तंत्रिका आवेगों के संचरण में कमी हो जाती है। तो हमारी बॉडी में अगर सोडियम की कमी हो जाती है तो क्या हो जाएगा? तो पेशियों का संकुचन है, जो हमारी मसल्स का जो कंस्ट्रक्शन होता है, उस कंस्ट्रक्शन में कमी आ जाएगी। जैसे हम कहते हैं कि बाहेंटे आना, तो वो बाहेंटे ज़्यादा आना स्टार्ट हो जाएंगे, क्योंकि हमारी बॉडी की जो मसल्स होती है, वो मसल्स जो काम करती है, वो मसल्स सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड के बेस पर ही काम करती है। अगर सोडियम की कमी हो जाएगी तो सोडियम पंप है वो स्लो हो जाएगा, और स्लो हो जाने के कारण पेशियों में संकुचन भी कम होने लग जाएगा, जिसे हम बाहेंटा आना कहते हैं। तो मसल्स में कंस्ट्रक्शन कम होने लग जाएगा। फिर बात करते हैं तंत्रिका आवेग की, नर्व इम्पल्स की। तो नर्व इम्पल्स की बात करें तो नर्व इम्पल्स, जो हमारी नर्व इम्पल्स है, वो भी, उसमें भी कमी आ जाएगी, क्योंकि हमारी बॉडी का नर्व इम्पल्स से हम ये समझ सकते हैं कि जो हमारी बॉडी का जो करंट है, वो करंट कम हो जाएगा। और करंट कम हो जाएगा तो क्या होगा? जिसमें भी इसकी कमी हुई है उसमें चक्कर आना और थकान अनुभव होगी, वो खड़ा नहीं हो पाएगा, क्योंकि उसकी बॉडी में करंट का फ्लो कम हो जाएगा। तो आवेगों का संचरण क्या हो जाएगा? आवेगों के संचरण में कमी हो जाती है। इस तरह से ये सोडियम में की कमी हो जाती है। तो हमारे बॉडी में ये दो तरह से विकार उत्पन्न हो सकते हैं। अब प्राप्ति स्रोत क्या है इसके? प्राप्ति स्रोत की बात करें तो नमक, खाने वाला नमक है, हरी सब्जियां हैं, मांस, मछली, अंडा, दूध, ये इसके सोर्स हैं। इनसे हमें रोज़ाना सोडियम मिलता रहता है। ठीक है, एक बार देख लीजिए। सोडियम है, सोडियम हमारी बॉडी में धनायन के रूप में होता है। मसल्स कंस्ट्रक्शन एंड नर्व इम्पल्स के ट्रांसमिशन में ये हेल्प करता है, यानी किसी की वजह से ये दोनों चीज़ें होती है। फिर अगर सोर्स की बात करें तो ये हमारे बॉडी में नमक के द्वारा, हरी सब्जियों से, मांस मछली से, अंडा दूध वगैरह से इसकी एंट्री हमारी बॉडी में होती है। तो हमारे खाद्य पदार्थों में इन चीज़ों में ज़्यादा मात्रा में ये पाया जाता है, जिससे सबसे ज़्यादा हम जो लेते हैं वो किससे लेते हैं? नमक से, NaCl से। नमक का जो फॉर्मूला है वो क्या है? सोडियम क्लोराइड, NaCl। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं
सोडियम की जो दैनिक रिक्वायरमेंट होती है वो 70 ग्राम होती है। सोडियम अगर रोज़ाना हमें कितना लेना चाहिए इसकी बात करें तो 70 मिलीग्राम पर डे ये लेना चाहिए। अब बात करते हैं पोटेशियम की। पोटेशियम देखिए सोडियम की तरह ही पोटेशियम भी उसी तरह से हैं। सोडियम जैसे धनायन के रूप में हमारी बॉडी के में पाया जाता है, हमारे कोशिका द्रव्य में धनायन के रूप में होता है, उसी तरह पोटेशियम भी धनायन के रूप में होता है और ये भी मसल्स कंस्ट्रक्शन में हेल्प करता है, नर्व इम्पल्स के ट्रांसमिशन में भी हेल्प करता है। पोटेशियम का फॉर्मूला है के, प्रतीक है के। यह कोशिका द्रव्य में धनायन के रूप में पाया जाता है। कोशिका द्रव्य में किस रूप में पाया जाएगा? धनायन के रूप में। इसकी कमी अगर बॉडी में हो जाए तो पेशियों के संकुचन में कमी व तंत्रिका आवेगों नर्व इम्पल्स, पेशीय संकुचन, मसल्स कंस्ट्रक्शन, पेशीय संकुचन और तंत्रिका आवेगों के संचरण में कमी हो जाती है। तो सेम वही चीज़ है, क्योंकि सोडियम और पोटेशियम दोनों एक ही साथ काम करते हैं तो दोनों में एक ही चीज़ आएगी, पेशियों के संकुचन और तंत्रिका आवेगों में के संचरण में कमी हो जाती है। प्राप्ति स्रोत देखिए, प्राप्ति स्रोत है इसके लिए केला। किसी में अगर कमी हो जाती है, जैसे दस्त हो जाते हैं, किसी को डायरिया हो जाता है, तो उसमें उसकी बॉडी से इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस की कमी हो जाती है, इलेक्ट्रोलाइट्स निकल जाते हैं बाहर, तो उसमें सोडियम पोटेशियम की बहुत ज़्यादा कमी हो जाती है। तो हमें कहते हैं कि केला खिलाना चाहिए उसको, क्योंकि केले में क्या होता है? पोटेशियम होता है भरपूर मात्रा में। तो केला, सेब, केला है, सेब है, और इसके अलावा हरी सब्जियां हैं, अंडा है, इन सब में ये पाया जाता है। नंबर 3 बात करते हैं कैल्शियम की। इसका प्रतीक है Ca, कैल्शियम। देखिए कैल्शियम क्या होता है? कैल्शियम हमारी बॉडी के अंदर जो हमारी हड्डियां होती है, हड्डियों में मजबूती के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इसी की वजह से हमारी हड्डियों में मजबूती आती है, और अगर इसकी कमी हो जाती है तो एक रोग हो जाता है जिसे बोलते हैं ऑस्टियोपोरोसिस। तो देखते हैं, यह हमारे शरीर में हड्डियों, दांतों की मजबूती व विकास के लिए आवश्यक होता है। तो हमारे शरीर में ये हड्डियों की मजबूती और हमारे बोन्स के डेवलपमेंट के लिए आवश्यक होता है। यह हमारे शरीर में विटामिन डी की उपस्थिति में अवशोषित होता है। देखिए यहाँ समझने वाली बात यह है कि हमारी बॉडी में विटामिन डी भी आवश्यक होता है, यानी कि विटामिन डी हमारी बॉडी के अंदर है तो उसकी प्रेजेंस में
ये विटामिन उसकी प्रेजेंस में कैल्शियम को ग्रहण करता है। यानी कि कैल्शियम हमने खाद्य पदार्थों में कैल्शियम होती है, और कैल्शियम हमारी बॉडी कब लेगी, जब हमारी बॉडी में विटामिन डी भी हो। अगर विटामिन डी की कमी हो जाए तो कैल्शियम की भी कमी हो जाती है, क्योंकि विटामिन डी हमारी बॉडी में अगर है तो इसकी प्रेजेंस में ही ये कैल्शियम को अवशोषित करता है। कैल्शियम की कमी हमारे शरीर में हो जाए तो ऑस्टियोपोरोसिस रोग हो जाता है। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है ऑस्टियोपोरोसिस रोग क्या है। तो देखिए ऑस्टियोपोरोसिस क्या होता है, इसे बोलते हैं हड्डियों में भंगुरता होना, हड्डियों में छिद्र होना। ऑस्टियो यानी हड्डी, पोरोसिस यानी पोर्स, छिद्र। अगर कैल्शियम की कमी हो जाती है तो हमारी हड्डियों में से कैल्शियम निकल कर बॉडी में जाने लग जाता है। तो कैल्शियम की कमी हो जाने पर ऑस्टियोपोरोसिस डिजीज़ का मतलब है कि हड्डियाँ कमज़ोर हो जाएगी, भंगुर हो जाएगी, हड्डियों में छिद्र हो जाएंगे, थोड़ा सा गिर जाने पर ही हड्डी टूट जाएगी। तो हड्डियाँ कमज़ोर होना और हड्डियों में छिद्र होना, ये किस रोग को दिखाता है, ऑस्टियोपोरोसिस को दिखाता है। तो ऑस्टियोपोरोसिस किसकी वजह से होता है, कैल्शियम की कमी से होता है। अगली बात करते हैं, कैल्शियम हमारी हड्डियों की मजबूती के लिए आवश्यक होता है। हमारी हड्डियों की मजबूती के लिए आवश्यक होता है। देखिए हमारी बॉडी के अंदर जो बोन्स होती है, बोन्स से जो बनी होती है, उसका जो कंपोजिशन होता है उसमें फॉस्फोरस, कैल्शियम, मैग्नीशियम, इन तीनों एलिमेंट्स की अधिकता होती है। इसमें हमारी हड्डी में लगभग 60% तो फॉस्फोरस होता है, और उसमें फिर 20 से 25%, 30% तक कैल्शियम होता है, और फिर मैग्नीशियम होता है। तो जो फॉस्फोरस है, वो फॉस्फोरस एलिमेंट तो हमारी हड्डियों को बनाता है, लेकिन उसकी मजबूती कौन देता है, कैल्शियम देता है। तो कैल्शियम, हमेशा याद रखें कि कैल्शियम से हमारी हड्डियाँ मजबूत होती है। और हमारी हड्डी किसकी बनी होती है, तो हमारी हड्डी फॉस्फोरस की बनी होती है। और फॉस्फोरस कैसा होता है, वाइट, चमकदार, इसलिए तो हड्डी चमकदार होती है, सफ़ेद कलर की होती है। तो इस तरह से अब इसके प्राप्ति स्रोत की बात करते हैं। प्राप्ति स्रोत, तो इसके लिए दूध, अंडा, हरी सब्जियां, पनीर, मांस, मछली, etc आदि। तो सबसे अच्छा स्रोत है। अगर किसी के कैल्शियम की कमी हो जाती है तो दूध पीजिए रोज़ाना, अंडा खाइए, अंडे में भरपूर मात्रा में कैल्शियम होता है, दूध में कैल्शियम होता है, हरी सब्जियां खाइए। तो ये सारी चीज़ें अगर खाते हैं तो हमें कैल्शियम की जो कमी होती है हमारी बॉडी में वो पूरी हो जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं, 3 खनिज लवण पढ़ लिए अपन ने। पहला पढ़ा अपन ने सोडियम, फिर दूसरा पढ़ा पोटेशियम, और तीसरा पढ़ा है कैल्शियम। अब बात करते हैं फॉस्फोरस की। फॉस्फोरस प्रतीक इसका P। यह हमारे शरीर की हड्डियों के लिए आवश्यक होता है। हमारे शरीर की हड्डियों के लिए आवश्यक होता है, क्योंकि हड्डियाँ
फास्फोरस की बनी होती है। हड्डियों में फास्फोरस की मात्रा लगभग 60 से 70% होती है। तो हमारे हड्डियों के लिए ये आवश्यक होता है और इसकी हड्डियों में जो मात्रा होती है वो 60 से 70% तक होती है। फिर बात करते हैं, अब इसकी कमी हो जाती है तो कमी हो जाए तो क्या होगा, जो हमारे दांत होते हैं वो दांत में दरारें आने लग जाती है। कमी होने पर दांतों में दरारें व हड्डियों का विकास रुक जाता है। हड्डियों का विकास रुक जाता है। प्राप्ति स्रोत की बात करते हैं तो देखिए, ये पनीर, मूंगफली, पनीर है, मूंगफली है, सब्जियां हैं, हरी सब्जियां हैं, या चावल आदि में पाया जाता है। इस तरह से फास्फोरस की बात हुई। नेक्स्ट बात करते हैं, नंबर 5, लौह तत्व Fe, फेरस। लौह तत्व या फेरस की बात करते हैं तो ये हमारी बॉडी में हीमोग्लोबिन के लिए आवश्यक होता है, क्योंकि हीमोग्लोबिन है वो फेरस और ग्लोबुलर प्रोटीन दोनों से मिलकर बना होता है। और अगर इसकी कमी हो जाती है हमारी बॉडी में तो आयरन की कमी हो जाती है, या हम कह सकते हैं कि इससे कमी होने पर एनीमिया हो सकता है। तो देखते हैं, यह हमारे शरीर में आरबीसी के लिए आवश्यक होता है। यह हीमोग्लोबिन को बनाता है। यह हीमोग्लोबिन को बनाता है, जैसे हीम यानी Fe प्लस ग्लोबिन। ग्लोबिन क्या होती है? एक प्रोटीन होती है, ग्लोबुलर प्रोटीन होती है। ये दोनों मिलकर क्या बनाएंगे? हीमोग्लोबिन। और ये हीमोग्लोबिन क्या करेगा? ये किसके अंदर होता है? आरबीसी के अंदर होता है। आरबीसी के अंदर होगा हीमोग्लोबिन, और ये जो आरबीसी होती है ये आरबीसी O2 को बाइंड करती है, और O2 को बाइंड करके ये क्या बनाएगी? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ये ऑक्सीजन को पकड़ती है। हम श्वास में जो ऑक्सीजन लेते हैं फेफड़ों के अंदर जाकर जो भरता है वहाँ पर ऑक्सीजन को पकड़ता है हीमोग्लोबिन, और हीमोग्लोबिन उसको पकड़ के ऑक्सी हीमोग्लोबिन में चेंज हो जाता है। और ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन सेल्स की सरफेस पर, कोशिकाओं की सतह पर जाकर टूट जाता है, वहाँ ऑक्सीजन को दे देता है। तो इस तरह से हीमोग्लोबिन है वो ऑक्सीजन को ले जाने के लिए काम में आता है, यानी कि ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्टेशन है वो हीमोग्लोबिन करवाता है। और हीमोग्लोबिन किस में होता है? आरबीसी के अंदर होता है। तो हमें ध्यान रखना है कि हीमोग्लोबिन है वो हीम प्लस ग्लोबिन से बना है। हीम यानी फेरस, अगर इसकी कमी हो जाएगी तो हमारी बॉडी में हीमोग्लोबिन की कमी हो जाएगी, और हीमोग्लोबिन की कमी हो जाएगी
तो फिर क्या होगा, हमारी बॉडी में जो ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन है वो ट्रांसपोर्टेशन कम हो जाएगा, यानी कि हमारी बॉडी में ये कम जाएगा, जिससे क्या होगा, एनीमिया हो जाएगा। एनीमिया में थकान होती है, बॉडी पीली पड़ने लग जाती है और चक्कर आते हैं। तो इस तरह से ये रोग हो सकता है। तो हम ये कह सकते हैं कि इसकी कमी, किसकी कमी, Fe की, फेरस की, इसकी कमी होने से एनीमिया रोग हो जाता है। इसकी कमी होने से एनीमिया रोग हो जाता है। तो किसकी कमी से होने से, लौह तत्व की कमी होने से एनीमिया रोग हो जाता है। प्राप्ति स्रोत की बात करते हैं। प्राप्ति स्रोत, तो देखिए प्राप्ति स्रोत में ये हमें क्या क्या खाना चाहिए। सबसे ज़रूरी है हरी सब्जियाँ ये खानी चाहिए। उसके अलावा दूध, मांस, मछली, गुड़, गन्ना, अंडे आदि खाना चाहिए। तो देखिए हीमोग्लोबिन की हमारी बॉडी में कमी हो जाती है, तो सबसे जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो ये हैं, हरी सब्जियां खाएं खूब, दूध वगैरह, मांस, मछली, गुड़, गन्ना, अंडे, ये सब खाने चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं, देख लीजिए नंबर 6 बात करते हैं आयोडीन की। आयोडीन की बात करेंगे, इसका प्रतीक होता है I2। यह है पर्यावरण में स्वतंत्रता पूर्वक पाया जाता है, जो खाद्य पदार्थों के साथ हमारे शरीर में पहुंचता है। तो स्वतंत्रतापूर्वक पाया जाता है। ये ज़मीन के अंदर पाया जाता है। फसलें वगैरह जो हम ज़मीन में उगाते हैं, उन फसलों के द्वारा ये हमारी बॉडी के अंदर पहुंचता है। यह हमारे शरीर में थायरोक्सिन हार्मोन के लिए आवश्यक होता है। तो हमारी बॉडी में किसके लिए आवश्यक होता है, थायरोक्सिन हार्मोन के लिए आवश्यक होता है। देखिए थायरोक्सिन जो हार्मोन है, यहीं से थायरोक्सिन हार्मोन से ही, अगर देखिए थायरोक्सिन हार्मोन क्या होता है, ये कहाँ पर उत्पन्न होता है और थायरोक्सिन हार्मोन कब बनता है, ये सारी चीज़ देखते हैं। हमारी बॉडी में जो गला होता है, हमारी नेक होती है, यहाँ पर एच आकार की एक ग्रंथि होती है। एक ग्रंथि एच आकार की होगी। इसको हम थायराइड ग्रंथि कहते हैं, थायराइड ग्रंथि। और ये थायराइड ग्रंथि से जो हार्मोन सीक्रेट होता है वो है थायरोक्सिन। कौन सा हार्मोन, थायरोक्सिन हार्मोन। ये बात समझ में आ गई कि हमारी बॉडी में एच आकार की ग्रंथि होती है गले के अंदर, उसे बोलते हैं थायराइड ग्रंथि। और ये थायराइड ग्रंथि थायरोक्सिन हार्मोन को सीक्रेट करती है, जो हमारी बॉडी में कई सारी क्रियाओं को करवाती है। और ये थायरोक्सिन हार्मोन बॉडी के अंदर क्या काम करता है, ये तो हम एंडोक्राइन ग्लैंड के अंदर पढ़ेंगे। लेकिन ये थायरोक्सिन हार्मोन जो बनता है वो कैसे बनता है, इसमें आयोडीन का क्या रोल है, ये सारी चीज़ हम यहाँ समझते हैं। तो देखिए
और एक हमारे जो ब्रेन होता है, ब्रेन में यहाँ पर जिसे मास्टर ग्रंथि बोलते हैं, जिसे बोलते हैं पिट्यूटरी ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्लैंड। ये पिट्यूटरी ग्लैंड है, ये सभी ग्रंथियों पर नियंत्रण रखती है, बॉडी की सभी ग्रंथियों पे, तो थायराइड ग्रंथि पर भी नियंत्रण रखेगी। अब होता क्या है कि हमारी बॉडी में जब आयोडीन की कमी हो जाती है, आयोडीन की कमी कब होगी, जब हम आयोडीन युक्त खाद्य पदार्थ नहीं लेंगे तो आयोडीन की कमी हो जाएगी। अब आयोडीन की कमी हो जाती है तो क्या होता है, पिट्यूटरी ग्रंथि को संदेश मिलता है कि बॉडी में क्या बनाना है, थायरोक्सिन हार्मोन बनाना है। थायरोक्सिन हार्मोन नहीं बन रहा है, क्यों नहीं बन रहा है, कि आयोडीन की कमी हो गई। अब पिट्यूटरी ग्लैंड क्या कहेगी कि थायराइड ग्रंथि को बोलेगी कि थायरोक्सिन हार्मोन बनाओ। अब पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करेगी, क्योंकि इसको रॉ मटेरियल नहीं मिल रहा है, कौन, आयोडीन नहीं मिल रहा है, क्योंकि आयोडीन की उपस्थिति में ही थायरोक्सिन हार्मोन बनता है। ओके, अब आयोडीन की कमी हो गई तो थायरोक्सिन हार्मोन नहीं बनेगा। अब थायरोक्सिन हार्मोन नहीं बन रहा है तो पिट्यूटरी ग्लैंड बोल रही है इसको कि थायरोक्सिन हार्मोन बनाओ, लेकिन थायरोक्सिन हार्मोन नहीं बन रहा है तो ये बार बार इस पर संदेश आएगा, बार बार ये इसको क्या करेगी, स्टिमुलेट करेगी, थायरोक्सिन हार्मोन बनाओ, थायरोक्सिन हार्मोन बनाओ। लेकिन ये क्या कह रही है, आयोडीन नहीं है, आयोडीन नहीं है, आयोडीन नहीं है, इसके पास आयोडीन नहीं है तो कैसे बनाए। तो इसी चीज़ में ये स्टिमुलेट करती रहेगी बार बार और बार बार स्टिमुलेट करेगी, तो इसकी जो सेल्स होती है वो सेल्स क्या होगी, वो ग्रोथ करने लग जाएगी। इसकी जो थायराइड ग्रंथि है वो थायराइड ग्रंथि की सेल्स ग्रोथ करने लग जाएगी, मोटी होने लग जाएगी, और मोटी होने से धीरे धीरे मोटी होती होती एक बड़ी आकृति बना लेती है, जिसे बोलते हैं घेंगा। इस रोग को बोलते हैं घेंगा बन जाएगा। यहाँ पे घेंगा को बोलते हैं गोइटियर। तो घेंगा रोग हो जाता है। तो यहाँ पर गलगंड रोग हो जाता है, गले में एक बड़ी आकृति बन जाएगी, क्योंकि ये यहाँ की सेल्स है वो बड़ी होकर एक बड़ा आकार ले लेती है, उसे बोलते हैं गलगंड, घेंगा। तो इस तरह से ये सारी चीज़ें होती हैं। इसमें पिट्यूटरी ग्लैंड थायराइड ग्रंथि की बोलती है कि हार्मोन बनाओ थायरोक्सिन, लेकिन इसके पास आयोडीन नहीं होती है, क्योंकि बॉडी में आयोडीन नहीं है तो ये थायरोक्सिन हार्मोन नहीं बना पाती है, और उसकी वजह से ये क्या होती है, थायराइड ग्रंथि क्या होती है, स्टिमुलेट होकर बड़ा आकार ले लेती है, और उसे गलगंड या घेंगा रोग कहते हैं। अब क्या करें इसके लिए, प्राप्ति स्रोत की बात करते हैं। तो इसके लिए आयोडीन युक्त नमक खाना चाहिए। मछलियाँ, समुद्री मछलियाँ खाने चाहिए। अंडे, दूध आदि। तो इसमें जो मेन है वो है आयोडीन युक्त नमक और समुद्री मछलियाँ, इनसे आयोडीन मिल जाती है। वैसे भी आयोडीन सभी चीज़ों में होती है, सभी खाद्य सामग्री में होती है, लेकिन अलग से आयोडीन मिलाया जाता है नमक के अंदर, इसलिए हम बोलते हैं इसको आयोडीन युक्त नमक। देखिए, पहाड़ पर रहने वाले जो व्यक्ति होते हैं वहाँ आयोडीन की कमी हो जाती है। क्यों हो जाती है कि बरसात आती है, तो बरसात के समय वहाँ से पानी क्योंकि बहुत तेज़ गति से बहकर निकलता है, तो ऊपर की जो लेयर होती है ज़मीन की, और उस ज़मीन में ही आयोडीन होता है, तो वो भी बहकर निकल जाता है, और वहाँ पर जो भी फसलें उगती है उसमें आयोडीन की कमी होती है, और आयोडीन की कमी होती है तो उनकी बॉडी के अंदर भी आयोडीन की कमी हो जाती है। इसलिए कई बार ये बनता है कि पहाड़ों पर रहने वाले व्यक्तियों को कौन सा रोग हो जाता है, तो हमारा आंसर रहेगा गलगंड रोग हो जाता है। तो क्यों हो जाता है, इसका कारण क्या है कि पहाड़ों पर जब बरसात होती है तो वहाँ से आयोडीन बहकर नीचे आ जाती है, और वहाँ की ज़मीन में आयोडीन की कमी हो जाती है। इस तरह से हमने ये मुख्य 6 खनिज लवण देखे हैं। मैं समझता हूँ आप लोगों के समझ में आए होंगे। तो इसके आगे हम नेक्स्ट बात करेंगे अगले वीडियो में। जब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। थैंक यू।